चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं आगे हम अपने कोर्स को। और सेक्शन 2 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक अपना, जो कि है आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। मुश्किल सा नाम लग रहा है लेकिन आसान अल्फाज में उसको कहते हैं हम लूप्स। और लूप्स का मतलब ये होता है लूप, LOOP। इंग्लिश में जैसे हमने देखा कि इफ़ का वर्ड हमने देखा कि अगर होता है ना, इफ़ का मतलब ऐसे इंटीजर हमारे पास नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से जैसे कॉमन इंग्लिश के अंदर हमारे पास वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को देख के आप इनसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि लूप, अब LOOP लूप मैंने स्क्रीन पे लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि घूम के वापस आ जाए या बार बार शुरू हो रही हो। तो प्रोग्रामिंग में अगर हमको कोई ऐसा टास्क करना है जिसे हम चाहते हैं कि बार बार होता रहे, है ना, जो अगेन एंड अगेन परफॉर्म होता रहे, और तकरीबन हर प्रोग्राम में ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम वैसा नहीं होता जैसा भी हमने पिछली क्लासेस में बनाया सेक्शन, हमारे पिछले सेक्शन के अंदर कोर्स के, कि हम एक दफ़ा चलाएँ और ख़त्म होकर बंद हो जाए। हमारे प्रोग्राम कैसे होते हैं कि वो चलते रहते हैं। पहले यहाँ से यहाँ चला जाता है, उसके अंदर ऑप्शन में हम वहाँ चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ लूप्स वाला काम हो रहा होता है। तो वो लूप्स हम कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे अभी अपनी इस क्लास के अंदर। तो देखो, मैं आपके सामने बिल्कुल न्यू विंडो ओपन करता हूँ, ठीक है ना। वो क्लासेस मैंने कल रिकॉर्ड की थी, मैं अगली क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ राइट क्लिक करते हैं अपने लेफ्ट पैनल में, और यहाँ आके मैं कर दूँगा एक न्यू फोल्डर, जिसका नाम मैं कर दूँगा क्लास 3। ये क्लास 3 बाहर चले गया, इसको वापस C++ कोर्स के अंदर ले आएंगे, ये आ गया है। यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, मैं इसके अंदर करूँगा न्यू फाइल, होपफुली मेरी स्क्रीन क्लियर होगी, येस। और मैं यहाँ कर दूँगा क्लास 3.cpp। तो ये मेरे पास एक ब्रांड न्यू फाइल आ गई। एक चीज़ होती है, हम यहाँ से बॉटम से अपना यूज़र स्निपेट्स को ऐड कर सकते हैं, बट मैं अभी उसमें जाऊँगा नहीं, थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, कंफ्यूजिंग जो भी चीज़ होती है वो मैं अभी नहीं करने वाला। प्रोग्राम स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, और ये तो अब आप लोग हिफ्ज़ होना चाहिए ना, कि बार बार जब भी कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो भाई ये सब चीज़ें तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में आती हैं। हाँ, लाइब्रेरीज चेंज हो सकती हैं, जो कि अभी हम करेंगे एक आध क्लास के बाद। स्ट्रिंग्स की लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपका ऑलमोस्ट हर कोड में यही होगा। तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं, हम क्या देखने वाले थे, लूप्स। तो मैं देखो कमेंट्स लिख के दिखाता हूँ आपको। लूप किस तरीके से बनाते हैं, पहला लूप मैं आपको सिखाता हूँ, जो कि यूजुअली जो बाकी कोर्स का फ्लो होता है उसमें डिफरेंट होता है। पहला लूप मैं आपको सिखाऊंगा वाइल लूप। वाइल लूप किस तरह होता है, वाइल, सिंपल सा वर्ड वाइल। अगेन इसका जो तर्जुमा होगा उर्दू में, आपकी ज़बान में इसका तर्जुमा होगा क्या होगा। वाइल का वर्ड ऐसे यूज़ होता है जब तक ये होता रहे, जब तक। तो हम इसी तरह से वाइल यूज़ करते हैं, वाइल ट्रू, लेट्स से मैं कहता हूँ वाइल ट्रू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट हेलो और स्लैशन। स्लैशन से हम इसके सीक्वेंस देख सकते हैं, या फिर हम एक एंड लाइन के नाम से भी कमांड होती है यूज़ कर सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा कि अगला जो हेलो है ना वो न्यू लाइन के अंदर आएगा। अगर मैं ये लिखता हूँ और अब प्ले करके देखता हूँ प्रोग्राम को, क्या ये रन होता है या नहीं होता। अब आप नीचे देखो, जैसे मैंने इसको रन किया तो ये हेलो 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 चला जा रहा है। पहले क्या होता था, एक दफ़ा हेलो आता था, अब ये हेलो आया चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने वाइल का लूप लगाया है, ये क्या कर रहा है कि इसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो चलता रहेगा। अच्छा, इसको अब हम स्टॉप कैसे करेंगे। टर्मिनल को तो Ctrl+C के बटन से आप स्टॉप कर सकते हैं, बट इस लूप को जब तक ये लूप ट्रू है ना तब तक ये चलता रहेगा, और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। अब ये फॉल्स तो होगा नहीं क्योंकि हमने लिखा सिर्फ ट्रू, तो फॉल्स कैसे होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल कि कैसे लूप यूज़ होता है। मैं कहता हूँ एक इंटीजर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ, क्या नाम रखूँ मैं, इंटीजर का नाम रखता हूँ n। आपको मैं जानबूझ के ABC नहीं रख रहा, समझ आएगा, कोई भी नाम रख सकते हैं इंटीजर का। अच्छा, अब मैं यहाँ आता हूँ और कहता हूँ जब तक n की वैल्यू 10 से कम है, जब तक n की वैल्यू 10 से कम हो, n की इनिशियल वैल्यू में कर देता हूँ 0, n 0 हो, और जब तक वो 10 से कम हो तब तक जो है ना आप क्या लिखते रहो, आई लूप इज़ रनिंग। नाउ अब मुझे अगर 2-3 चीज़ों को ग्रुप करना है, 2-3 लाइंस को ग्रुप करना है कि मैं चाह रहा हूँ ये सारी लाइंस वाइल के अंदर आएँ, तो उसके लिए आप एक इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट और लगा सकते हो। तो ये जो पिंक कलर के कर्ली ब्रैकेट हैं ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी चीज़ें हैं वो सब किस में आएंगी, वाइल के लूप में आएंगी। तो जब तक n की वैल्यू 10 से कम है तब तक लूप रनिंग होता रहे, लेकिन n की वैल्यू तो 0 है, वो तो 10 से कम रहेगी तो ये ट्रू रहेगा, और अगर ये ट्रू रहेगा तो ये चलता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे n++। नाउ दिस प्लस प्लस, 2 दफ़ा जो प्लस है इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि क्या करेगा, हर दफ़ा जब भी लूप चलेगा n की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाता जाएगा। तो जब 10 दफ़ा ये लूप चल जाएगा तो n की वैल्यू क्योंकि 10 को क्रॉस कर जाएगी, ये लूप बंद हो जाएगा। और इस तरीके से हम किसी चीज़ को
सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ में चल रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तो आप पिक कर चुके होंगे किस तरह से हम लूप को रन कर सकते हैं। और अगर मुझे कोई चीज़ 10 दफ़ा चलानी है, 20 दफ़ा चलानी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं ज़रा प्ले करता हूँ। अब आप देखो ये 10 टाइम्स आया होगा, 10 या 11 टाइम्स, ठीक है। यस 10 टाइम्स ही आया होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 पे ख़त्म भी हो जाएगा। क्योंकि जब 10 हो जाएगी वैल्यू तो ये फॉल्स हो जाएगा, 10 से छोटा नहीं रहेगा, एंड जब लूप फॉल्स हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। तो 10 दफ़ा आपके पास ये लिखा हुआ आएगा। दिस इज़ हाउ वी यूज़ आवर लूप्स। वाइल जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला लूप है, और सबसे ज़्यादा जो है आप सिंपल इसको यूज़ कर सकते हैं। जब ऐसा हो तो ये करते रहना, दैट्स इट। नाउ द सेकंड लूप विल बी डू वाइल। डू वाइल कैसे होता है? अच्छा, फ़र्क क्या है? पहले तो वाइल का लूप कैसे चलता है कि जब प्रोग्राम यहाँ तक आता है, कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर पहली दफ़ा में कंडीशन फॉल्स हुई तो वो लूप नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जब n 0 से छोटा हो, जबकि n तो 0 है, जब n 0 से छोटा हो तो चलेगा, तो ये फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाएगी। इसके फर्स्ट टाइम फॉल्स होने से क्या होगा, एक दफ़ा भी नहीं चलेगा लूप। मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। देखो रन किया, नहीं चला, दोबारा रन किया, कुछ भी नहीं चला। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि कंडीशन फर्स्ट टाइम में फॉल्स हो गई, एक दफ़ा भी वर्क नहीं किया। अब मैं लगाऊंगा डू वाइल। तो सेकंड लूप हमारे पास कौन सा होता है, तो हम कहते हैं डू वाइल लूप। तो डू ऑल ऑफ दिस वाइल n इज़ लेस देन 0, और इसको हटा देंगे यहाँ से हम। डेट मीन्स कि ये सब कुछ करो, वही उसका जो तर्जुमा बनता है, ये सारा कुछ करो जब तक n 0 से छोटा हो। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम ये करेगा ही करेगा, डू वाइल और वाइल में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि फर्स्ट टाइम ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा। यानी पहले एग्जीक्यूट करेगा फिर चेक करेगा। इसको समझ लो, पहले काम करेगा फिर सोचेगा, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले सोचना चाहिए फिर काम करना चाहिए। लेकिन डू वाइल क्या करेगा, पहले काम करेगा और फिर सोचेगा क्या ये सही था भी या नहीं था। इसको हम कहते हैं डू वाइल। कभी कभार काम आता है, बहुत सारे ओकेजन में काम आता है। प्ले करते हैं हम प्रोग्राम को, तो हम देखते हैं कह रहा है कि सेमी कॉलन मिसिंग है। सेमी कॉलन कहाँ मिसिंग है भाई? हमारे पास यहाँ सेमी कॉलन भी लगेगा वाइल के बाद। यहाँ पे एक मिस्टेक थी। अभी रन करते हैं हम, तो यस चलिए, देखो लूप इज़ रनिंग, ये है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। अगेन लिख चलाते हैं, इसको रन करते हैं, लूप इज़ रनिंग, तो ये हमारा प्रोग्राम वर्क कर गया है। तो डू वाइल था पहला लूप, वाइल दूसरा लूप, डू वाइल। तीसरा लूप हमारे पास होता है फॉर लूप। फॉर लूप को समझते हैं ज़रा। फॉर लूप कैसे चलाते हैं हम, मैं यहाँ से सब मिटा दूंगा, ये भी मिटा दूंगा। इसी चीज़ को 10 दफ़ा मैं चलाता हूँ फॉर के लूप से। तो फॉर के लूप के अंदर हम फॉर लिखते हैं, ठीक है, और इस तरह से 3 हिस्से बनाते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास होती है, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, जिसको मैं आई से यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। सेकंड वन इज़ कंडीशन एंड थर्ड वन इज़ अपडेट स्टेटमेंट। ये 3 हमारे पास हिस्से होते हैं। ये नाम बताए सिर्फ याद रखने के लिए हैं, इनके नाम ये नहीं होते। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये कि कहाँ से लूप शुरू हो, यानी पहले ऐसा हो जाए, उसके बाद कंडीशन ये है कि कब तक ये चलता रहे, और अपडेट स्टेटमेंट ये कहती है कि हर स्टेटमेंट में कौन सा काम होता रहे। और उसके बाद आप उसी तरीके से ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। नाउ अब मैं इसी लूप को फॉर के फॉर्म में चला के भी दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर n इक्वल्स टू 0, देन मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ n इज़ लेस देन 10, देन मैं यहाँ लिखूँगा n प्लस प्लस। और अब मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है n प्लस प्लस। तो ये फॉर का लूप चलेगा 10 टाइम्स। रन करके देखते हैं, ऊपर से रन किया मैंने, ये देखो आप 10 टाइम्स चल गया। कैसे? जो n इक्वल्स टू 0 था ना, इसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी। तो फॉर का लूप हमारे थोड़े से काम जो है ना डायरेक्ट लूप के अंदर ही कर देता है, ये फ़ायदा है। तो इसमें तीनों काम हो जाते हैं, कहाँ से शुरू होंगे नंबर, कहाँ तक चलेंगे, और कितना हर दफ़ा प्लस प्लस होना है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये लिखा हुआ आ रहा है लूप इज़ रनिंग, ये हर दफ़ा चेंज कैसे होगा, मतलब क्या एक ही काम 10 दफ़ा होगा? ज़रूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ n, ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ n, अब क्या होगा, n की वैल्यू प्रिंट होगी हर दफ़ा, जो कि हर दफ़ा चेंज होगी। जस्ट लुक एट द बॉटम ऑफ माई स्क्रीन, जो मैं प्ले करूँगा। अब देखो इंटरेस्टिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। सो इस तरीके से हम चेंज, मतलब जो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही होंगी वो प्रिंट होके भी स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी। तो मैंने n की वैल्यू को यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर दिया। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको 1000 कर देता हूँ। अब आप देखना ज़रा नीचे, ये देखो आप, ये 1000 तक सारा टर्मिनल मेरा चलता हुआ जा रहा है, पूरी 1000 तक सारी वैल्यू। और देखो आपने कितना क्विक चलती है लैंग्वेज। तो इसने n की वैल्यू को 1000 तक
प्रिंट कर दिया है। मैं इसके एंड में ज़रा system.pos अपनी वो कमांड यूज़ करता हूँ जिससे हमारा प्रोग्राम बाद में रुक भी जाता है चलने के बाद। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी ये थी, जो हमारी exe फाइल है, जो हमारी एप्लीकेशन फ़ाइल है, जो पिछली क्लास में हमने किया था, वही फाइल दोबारा रन करते हैं। क्लास 3 डॉट एप्लीकेशन फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है exe फाइल, उसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो नाउ एज यू कैन सी ये इस तरीके से 1000 दफ़ा एक नंबर को प्रिंट कर देगा। ये है मेरा प्रोग्राम। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? लूप की मदद से हो रहा है। एक चीज़ मैं और चीज़ दिखाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एक ही प्लस हो। अगर मैं कर दूँ n = n+4 तो ये 4 दफ़ा जंप मार के जाएगा n हर दफ़ा। लेट्स लुक एट दिस कि अब देखो आप ज़रा नीचे 976, 980, 984, 988, 992, 996 4 गैप करके चलेगा n। इस तरह भी कर सकते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। भैया आपके ऊपर है, आपने खेलना है। तो फॉर, वाइल और डू वाइल, ये 3 तरह के हमारे पास लूप्स होते हैं और इन लूप्स को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। कुछ बनाएंगे प्रोग्राम, हम रियल प्रोग्राम भी बनाएंगे थोड़े से मज़ेदार से आगे, लेकिन अभी जो फर्दर टॉपिक्स हैं ज़रा उनको समझते हैं अगली क्लास के अंदर। अब हम देखते हैं अपनी अगली चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक तो जो थी वो बहुत ज़्यादा बेसिक्स थी। अब एक नई चीज़ हम देखेंगे, फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं? तो उसको देखने से पहले तो आपके सामने एक फ़ंक्शन शुरू चलता आ रहा है। ये जो int मेन है ना, ये एक फ़ंक्शन है, बट ये एक मेन फ़ंक्शन है जो कि हर दफ़ा होता ही होता है। इसके बगैर तो आपका प्रोग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट आप ख़ुद भी कुछ फंक्शंस बना सकते हैं। अब फंक्शन कैसे, किस लिए यूज़ होते हैं? आप चाहें तो अपना सारा कोड जैसा अब तक हम करते आ रहे हैं कि भाई मेन के अंदर लिख दें, सारा काम मेन में हो रहा हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब बड़ा प्रोग्राम आएगा आप वहाँ पे थक जाएंगे लिख के। ऐसा ही नहीं हो सकता कि आप एक ही उसमें लिखते चले जाएँ और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको हैंडल करना चीज़ों को, बहुत सारी लाइंस को, स्टेटमेंट्स को। तब क्या होता है, आप इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस का। एक चीज़ होती है फंक्शन, और ये सी, पाइथन, जावा और हर लैंग्वेज में इसी तरह से यूज़ होते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपने समझना है। फंक्शन क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक कोड लिखता हूँ, इंटीजर a, एक बड़ा सिंपल सा मैंने 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिख दिया है यहाँ। अभी अगर मैं टॉप राइट से इसको रन करता हूँ तो क्या करेगा, सिंपल मैं कहता हूँ 3, 2 इसे सम करके मुझे 5 आंसर दे दिया है। इसी प्रोग्राम को फंक्शन बना के करके देखते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ज़रा बताता हूँ मैं आपको। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड सम, फंक्शन का नाम क्या है, सम। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा कोड Ctrl+X से कट किया और पेस्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया कि जो पूरा का पूरा हमारा कोड था उसको हमने एक नाम दे दिया कि भाई जब मैं ये नाम बताऊँ ना, तुम्हारा नाम सम है, और जब मैं सम को बुलाऊँ तो ये सब कुछ रन कर जाना चाहिए। और अब आपने मेन के अंदर जो हमारा मेन प्रोग्राम है सिर्फ लिखना है सम, और जैसे ही मैं रन करूँगा तो क्या होगा, ये प्रोग्राम रन हो गया। 3 + 5 8 इसने आंसर दे दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि 2 दफ़ा सम, एक दफ़ा हो फिर दोबारा सम हो, तो अब दोबारा क्या होगा, ये चीज़ 2 दफ़ा रन होगी। अब 2 नहीं, मुझे 25 दफ़ा करनी है, तो मैं 25 दफ़ा या तो सम लिख दूंगा या 25 दफ़ा उसको लूप में कॉल करा दूंगा और वो चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फंक्शन था वो आपने एक दफ़ा लिखा, अब वो सारा कोड बार बार हम यूज़ करना चाहते हैं तो बार बार यूज़ कर सकते हैं सिर्फ उसके नाम से। तो अब रन करते हैं, 2 दफ़ा चलेगा। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ 3, 2, 5, फिर मैं कहता हूँ 4, 2, 6, और वहाँ गैप भी नहीं आया, 5 को बाद उसने 4 लिख दिया, लेकिन इसने 2 दफ़ा प्रोग्राम को रन किया। लेट्स से मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ज़रा यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन भी लगा देते हैं हम, एंड ऑफ द लाइन। नाउ मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ वाइल ट्रू, और वाइल को मैं कह देता हूँ कि जब तक ये ट्रू रहे, और वो मतलब ये कि वाइल का फंक्शन चलता रहेगा और जो हमारा प्रोग्राम है ना वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। थोड़ा सा प्रोग्राम को डेकोरेट भी कर लेते हैं। मैं ज़रा ऊपर आता हूँ यहाँ पे और आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ सी आउट, और ये ज़रा हटा देते हैं हम, और यहाँ पे आता हूँ मैं, और इसके आखिर में ना प्रोग्राम एंड होने के बाद थोड़े से मैं स्टार भी लगा देता हूँ।
कुछ मैंने डेकोरेशंस की लाइन ऐड की, यानी कि जो प्रोग्राम है ना वो दिखेगा कैसे, वो इंटर द वैल्यू ऑफ ए लिखा हुआ आएगा, फिर ए की वैल्यू इनपुट लेगा, देन इंटर वैल्यू ऑफ बी लिखा हुआ आएगा, देन बी की वैल्यू लेगा, देन सम करेगा, देन उसका ए एंड बी इक्वल्स बताएगा, सम की वैल्यू बताएगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि मैंने मेन में उस चीज़ को लूप में रखा हुआ है तो वो चलती रहेगी। सेव करता हूँ मैं, ज़रा इसको रन करता हूँ। नाउ यू विल सी कि मैं अगर 3+2 करता हूँ, इसने आंसर दिया और फिर दोबारा स्टार्ट हो गया प्रोग्राम। एक जगह एंड ऑफ लाइन दोबारा यहाँ भी आएगा, यहाँ पे भी आते हैं, एंड लाइन लगा देते हैं। तो अब मेरा एक जनरल सा प्रोग्राम रेडी हो गया जिसमें मैंने कुछ डेकोरेशन भी कर ली है। अगर आप देखो यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि सम का फंक्शन है, ये पूरा काम करेगा और उस फंक्शन को क्योंकि मैंने लूप में लगा दिया है तो ये बार बार चलता रहेगा। ना लुक एट दिस कि अगर मैं अपने मेन प्रोग्राम पे आता हूँ जो कि मेरे कंप्यूटर में है, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है क्लास 4 के नाम से। इसको डबल क्लिक करूँगा मैं, ये ओपन हो गया, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर, आप देखो फुल स्क्रीन भी चल रहा है। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि यहीं पे आते हैं 5 और दूसरी वैल्यू में देता हूँ 6, द सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 11, एंड अगेन ये पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ 1 3, द सम ऑफ इक्वल्स टू 4 4 2 6 हो गया सम, और ये चलता रहेगा प्रोग्राम। तो फंक्शंस को हमने देखा कि हमने वाइड सम के नाम से एक फ़ंक्शन बना दिया, ये पूरा कहलाता है फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है इसमें ना हम कुछ आर्गूमेंट दे रहे हैं, ना कोई रिटर्न वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन अब इसका आप है समझो कि अब इस फंक्शन में ना तो कोई आर्गूमेंट है ना कोई रिटर्न वैल्यू है। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जो कि रिटर्न वैल्यू देगा। वो किस तरीके से देगा कि बजाय कि मैं लिखूँ कि भाई ये सी आउट करे, मतलब ये सम को आउटपुट पे दे, उसके अलावा ये कर सकता है कि सम बना ली इसने, ठीक है ना, सम की वैल्यू ले ली। अब मैं यहाँ करता हूँ रिटर्न सम, जैसे रिटर्न 0 करते हैं हम मेन के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन जहाँ भी लिखा हुआ है अपनी जगह ये सम की वैल्यू दे देगा, दोनों के एडिशन की वैल्यू दे देगा ये अपनी जगह। तो इसके लिए एरर इसलिए दे रहा है कि फंक्शन वाइड नहीं होगा, फिर ये फंक्शन हो जाएगा int, एक इंटीजर ये रिटर्न करेगा। वो रिटर्न वो कहाँ करेगा, वो यहाँ करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ मैं एक इंटीजर बनाता हूँ आंसर, ये हमारा आंसर होगा, और आंसर इक्वल्स टू सम, यानी कि सम जो वैल्यू भेजेगा वो क्या हो जाएगी, आंसर में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा और इसके बाद मैं इसको यहाँ लिख दूँगा कि हमारा जो आंसर है उसको प्रिंट भी करा दो। तो अब ये क्या करेगा हमारा प्रोग्राम कि ए और बी की वैल्यू लेगा और उसके बाद उसमें से आंसर की वैल्यू को लूप में भेजेगा। वो ये आंसर उसको कैच करेगा वैल्यू को जो उसकी रिटर्न वैल्यू है, और उसको फिर ये प्रिंट करवाएगा। तो अब मैं ज़रा इसको प्रिंट चलाता हूँ प्रोग्राम को, ये कह रहा है सेम करेगा, काम वही करेगा 3 2, तो उसने 5 के नाम से आंसर दे दिया और अगेन से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा फंक्शन जो था वो क्या कर रहा था, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारा फंक्शन है, ये रिटर्न वैल्यू भेज रहा है। अब इस फंक्शन को हम आर्गुमेंट्स भी देते हैं, पैरामीटर्स भी देते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देते हैं। ज़रा मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा वापसी सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सम के नाम से फंक्शन है, मेन के नाम से एक फंक्शन है। ना व्हाट आई एम गोना डू कि मैं मेन के अंदर 2 इंटीजर लूँगा, मेन के अंदर 2 इंटीजर्स लूँगा। वो मैं किस तरह से लूँगा कि मैं देता हूँ भाई इंटीजर ए, इंटीजर बी अगेन, ठीक है, सी इन ए सी इन बी, दोनों इंटीजर्स की वैल्यू इनपुट ले ली मैंने मेन के फंक्शन में। अब मैं कहूँगा फंक्शन इनपुट भी लेगा और आउटपुट भी भेजेगा। 2 इनपुट दूंगा मैं उसको, उन दोनों को सम करके मुझे आउटपुट देगा। तो वो किस तरह देगा कि फंक्शन के हम यहाँ ब्रैकेट जो होते हैं खाली रखने के लिए नहीं होते, इधर हम इसको दे सकते हैं, इनको कहते हैं आर्गूमेंट्स। n1 एंड n2 जो है मेरे आर्गूमेंट्स हैं, जो a और b की वैल्यू थी मैं इनको n1 एंड n2 के थ्रू वहाँ पे भेज दूंगा और ये फंक्शन रिटर्न करेगा मुझे। अब रिटर्न भी करेगा n1 प्लस n2, तो जो मेरा आंसर आएगा वो फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा। किस तरीके से, यहाँ पे सी आउट सम ए बी। और अब क्या होगा, ज़रा मैं इसके आगे एंड लाइन भी लगा दूँ। अब क्या होगा कि ए और बी की वैल्यू आप दोगे, वो ए और बी की वैल्यू सम को जाएगी, सम वापसी भेजेगा उनको ऐड करके, और फिर हमारा प्रोग्राम उसका आउटपुट हमें दिखा देगा। ये जितने प्रोग्राम बनाए सारे काम सेम कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन समझा रहा हूँ किस किस तरह से यूज़ सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये फंक्शन कहाँ किस तरह यूज़ होगा। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम अभी तक बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये कर क्या रहे हैं, हम बार बार एक ही चीज़ किए जा रहे हैं, सम किए जा रहे हैं, क्या फ़ायदा है इस आर्गूमेंट का, फंक्शन का, जब मैं काम सिंपल मेन में कर सकता हूँ। और समझ आ गया, क्योंकि आगे ये चीज़ जो है ना काम आएगी। किस तरह आएगी कि लेट सपोज एक फ़ंक्शन है मोबाइल के एप्लीकेशन में जो कि ऐड चलाता है,
ये यूट्यूब पे आप मेरा कोर्स देख रहे हो, बीच में ऐड आते हैं, वो ऐड जो है किसी फंक्शन के ज़रिए कॉल होते हैं। उन ऐड का कोई फंक्शन होगा जो कि उन ऐड्स को कॉल करता है। अब जो प्रोग्रामर है यूट्यूब का, उसने क्या लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ वॉच ड्यूरेशन इज़ ग्रेटर दैन 30, जब आप 30 मिनट तक उसको वॉच कर लें तो शो ऐड, एक ऐड शो कर दो। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का फंक्शन होगा। ऐसे इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसे फंक्शन होगा कि उसने क्या कहा कि जब हमारा 30 मिनट तक जो हमारा व्यूवर है वो वीडियो देख रहा हो, उसके बाद क्या कर दो, ऐड को शो कर दो। अब आपने देखा कि हर दफ़ा अलग ऐड आता है, और वो ऐड ज़ाहिर है किसी एडवर्टाइज़र का ऐड है, वो वहाँ से घूम के आपके पास आ रहा है। एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है। वो क्या करेगा फंक्शन, वो आर्गुमेंट में वैल्यू लेगा कि आपको ये पता है कि जो ऐड है वो आपके मुताबिक शो होता है, जो इंटरेस्ट आपके हैं, जो चीज़ें आपने सर्च की हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एड्स शो होते हैं। तो वो एक इनपुट लेगा आर्गुमेंट की फॉर्म में कि ये जो यूज़र है ना, जैसे उमर देख रहा है कोर्स, तो जो उमर के इंटरेस्ट है ना उसके मुताबिक ऐड ढूंढने जाओ। वो फंक्शन जो है ऐड ढूंढेगा और रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा कौन सी, उस ऐड की। फिर वो ऐड जो है प्ले हो जाएगा। तो फिर हम वाइल के लूप में लगाएंगे कि ऐड प्ले, एक फंक्शन चलाएंगे, वो फिर ऐड को प्ले करने का एक फंक्शन और होगा जो कि ऐड को एक ख़ास तरीके से प्ले करता होगा, तो वो भी एक फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा ऐड की जो वीडियो है या पिक्चर है उसको। इस तरीके से प्रोग्राम चल रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान एग्जांपल दिए मैंने आपको ये ऐड्स चलाने की कि ऐड ढूंढेगा और लेकर आएगा। तो अभी तो हम सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, यहाँ आपको सेंस समझ नहीं आएगी, लेकिन यहाँ मतलब ये इतने आसान तरीके से करवाया जाएगा तभी आपको समझ आएगा ना। इसी वजह से आपको जब इंटरनेट पर आप देखेंगे आपको इस तरह की एक्सरसाइज मिलती हैं जो कि अभी तक आप शायद सोच रहे हो कि सेंस समझ नहीं आती, क्यों कर रहे हैं ये सम बार बार क्यों कर रहे हैं, ये तो हम लिख के भी कर सकते हैं। लेकिन ये समझाया जा रहा है कि फ़ंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, फ़ंक्शन को ऐसे कॉल किया जाता है, फ़ंक्शन की वैल्यू यहाँ पे ऐसे रिटर्न की जाती है, और ये फ़ंक्शन के आर्गुमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। ये बता रहे हैं अभी आपको। फिर जब आप बनाओगे फिर दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, 10वां फंक्शन, तो फिर आपको समझ आएगी अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये प्रोग्राम आप देखो नीचे मेरे पास 2 और 3 का सम 5 दे रहा है, इट्स वर्किंग फाइन। आप चेंज कर करके देखो, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके देखो, इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे सर्च करो, ठीक है ना, चैट जीपीटी आ गया, उस पर जाके आप सर्च करोगे फंक्शन क्या होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन को यूज़ करते हुए किस तरह के प्रोग्राम बन सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, अभी आपके कोर्स वगैरह में शामिल है प्रोग्रामिंग, वहाँ खोलो और फंक्शन की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको परफॉर्म करो, आपको तब जाके समझ आएंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे फंक्शन होते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा कि अगर मेरी अभी पिछले 15 मिनट की क्लास है, आपने बस बैठे ऐसे यूँ देखते रहे और उसके बाद आप सोचेंगे कि फ़ंक्शन कैसे चलेंगे या समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे समझ नहीं आएगा, करना पड़ेगा आपको। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंटर्स क्या होते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है पॉइंटर्स, उसको देखेंगे हम। स्ट्रिंग्स देखने हैं, पॉइंटर्स, इन दोनों को मैं एक क्लास में करवाता हूँ आपको अगली, और उसके अगले सेक्शन में फिर जो है अब कुछ प्रॉपर से अच्छे से प्रोग्राम बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर हम, और अब हम देखेंगे पॉइंटर्स और स्ट्रिंग्स को। तो 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, समझाऊंगा मैं आपको, मेरे साथ से चलते रहिए, समझ आ जाएंगे। अच्छा, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम एक इंटीजर बनाते हैं, लेट सपोज ए की वैल्यू है 3, और उसके बाद मैं कह देता हूँ सी आउट ए। अब मैं ज़रा, अगर अब तक मेरे साथ चल रहे हैं आप सही से प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मुझे बताइए क्या आएगा आउटपुट, नहीं ना, ज़रा जल्दी से आप सोचें क्या आएगा आउटपुट इस प्रोग्राम को रन करने का। बहुत ज़्यादा ही आसान है। इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा, जो ए की वैल्यू 3 है ना, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा नीचे। तो मैं ज़रा प्ले करता हूँ इस प्रोग्राम को। अब आप देखो ये आया इसका जो आंसर है, ये प्रोग्राम बता रहा है क्लास 5, और इसको रन किया इसने, ये इसका आंसर आ गया 3। तो इसने क्या कर दिया, मेरी 3 की वैल्यू को प्रिंट करके स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया है। अच्छा, अब चेंज करते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे ये जो ए की वैल्यू 3 है, इस तरह के 500 वेरिएबल हैं एक प्रोग्राम के अंदर, और जो यूज़र है ना उसको इजाज़त नहीं है कि वो उस वेरिएबल को डायरेक्ट जाके उसकी वैल्यूज़ को पढ़े या उसकी वैल्यूज़ को चेंज करे। मैं उस यूज़र को सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ हैं जिनका एक्सेस देना चाहता हूँ। या मैं आपको फिर चलो एक और चीज़ समझाता हूँ कि जो वैल्यू थी मेरे पास, मैंने अगेन उस दिन दिखाया था, सॉरी ये रहा बॉक्स, ये बॉक्स आपको दिखाया था, इसके अंदर ए की वैल्यू 3 है। अब जो ये डब्बा है, ये वेरिएबल है, ये ख़ुद भी तो कहीं रखा होगा प्रोग्राम के अंदर, मतलब कंप्यूटर के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर ये स्टोर होता है। आप जाके गूगल कर सकते हैं कि कितनी कितनी जगह घेरते हैं, ये हर इंटीजर जो है आपकी जगह घेरता है, 2 बाइट लेता है, फिर 4 बाइट लेता है, इस तरीके से। तो कंप्यूटर में जगह ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं।
अब हम अगर चाहें कि भाई ये जगह जो ऑक्यूपाई की है इस वेरिएबल ने, ये किस जगह पे की है, मतलब कंप्यूटर में कहाँ रखा ही है, उसका जो एड्रेस होता है, जैसे घर का एड्रेस होता है, ऐसे इस वेरिएबल का एड्रेस, उस एड्रेस को अगर हम एक अलग वेरिएबल के तौर पे बनाएं तो उसको हम पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करता है। इस जुमले को 3-4 दफ़ा सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा पॉइंटर क्या होते हैं। तो मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ। पॉइंटर को बनाने के लिए आपने स्टार लगाना होता है उससे पहले। उसका तो जो पॉइंट मेरा जो हमारा पॉइंटर है, उसके अंदर पॉइंटर के अंदर ए का एड्रेस स्टोर किया गया है। तो अभी अगर मैं ज़रा इसको रन करूँ तो वो तो 3 आएगा क्योंकि मैंने सी आउट में ए लिखा है। लेकिन अगर मैं सी आउट के अंदर लिखूँ पॉइंट, यानी पॉइंटर जो है मेरा, उसकी वैल्यू को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो अब मेरी वैल्यू आएगी, देखो ये रही नीचे, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ माई ए। ये है हमारा पॉइंटर, डेट्स इट। अभी पॉइंटर को यहीं तक रखेंगे। इसको ना मैं इसका आपका ज़्यादा टाइम लूँगा, ना इसको मुझे कॉम्प्लिकेट करूँगा। मैं पॉइंटर को इस तरीके से हम किसी और वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर जब आप हम प्रोग्राम देख रहे होंगे तो कहीं पे अगर पॉइंटर यूज़ किया गया हो कि वो किसी की वैल्यू को लेकर आ रहा है, किसी के एड्रेस को लेकर आ रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा ये स्टार जो है इस तरीके से पॉइंटर को कहते हैं। इतना ही आसान था। एक और चीज़ हमने देखा, करेक्टर हमने बहुत कम यूज़ किया है। CHAR करेक्टर मैं कहता हूँ C, है ना, और उसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ W। तो मेरा एक करेक्टर है जिसके अंदर W की वैल्यू स्टोर की गई है। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि किसी का अगर नाम स्टोर करना हो वो कैसे करेंगे। वो करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारी एक और डेटा टाइप है। स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए हमें स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होता है। तो ये आ गया हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग बनाएंगे, उसका नाम मैं रखता हूँ नेम और पासवर्ड। 2 स्ट्रिंग बनाए, एक का नाम है नाम और एक का है पासवर्ड, यानी आपका नाम और आपका पासवर्ड स्टोर करेगा स्ट्रिंग। अब मैं कहता हूँ सी आउट एंटर योर नेम, और मैं यहाँ पे एक ये लगा देता हूँ। उसके बाद एंड लाइन, एंड देन सी इन नेम, देन एंटर योर पासवर्ड। इसके बाद मैं कहूँगा एंटर योर पासवर्ड और एंड लाइन, और यहाँ पे कर दूँगा पास। तो अब ये प्रोग्राम 2 स्ट्रिंग्स के अंदर आपके नेम और पासवर्ड को स्टोर कर लेगा। देन आप जो है फर्दर, लेट सपोज इन फ्यूचर अगर ये करते हैं कि पूरा प्रोग्राम बना लिया, सब कुछ कर लिया, कहीं पर आपको अपना नेम या पासवर्ड को चेक करना है इफ़ ही कंडीशन में कि या ये नेम सही है या पासवर्ड सही है, तो वो उसके वेरिएबल में स्टोर रहेगा। समझने के लिए भी अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, द नेम यू एंटर्ड वॉज दिस, उसके बाद मैं लगा दूंगा नेम, आपने नाम एंटर किया था वो ये था, एंड देन योर पासवर्ड वॉज, यहाँ पे लगाएंगे एंड योर पासवर्ड वॉज, इस तरीके से, और यहाँ पे लगा देंगे हम पास। तो पहले हमसे इनपुट लेगा, फिर बता देगा कि योर नेम वॉज दिस एंड योर पासवर्ड वॉज दिस। अगर इसको मैं रन करता हूँ, आप देखो नीचे ही कह रहा है एंटर योर नेम, मैं कहता हूँ फहद, एंटर योर पासवर्ड, मैं कहता हूँ 1 2 3 4, ये मेरा पासवर्ड था। तो कह रहा है द नेम यू एंटर्ड वॉज फहद एंड योर पासवर्ड वॉज 1 2 3 4। इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स यानी कि जुमलों को स्टोर करवा सकते हैं, वर्ड्स को पूरे स्टोर करवा सकते हैं इन यूर C++ प्रोग्रामिंग। जिस चीज़ों में स्टोर करवाते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, और जो पॉइंटर होता है वो हमारे किसी वेरिएबल का एड्रेस होता है। तो दीज वर योर स्ट्रिंग्स एंड योर पॉइंटर्स। चलिए जी, तो इस क्लास के अंदर एक मज़ेदार चीज़ करने वाले हैं, एक पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम। C++ के अंदर एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में फंक्शंस भी यूज़ होंगे, लूप्स भी यूज़ होंगे। एक नई चीज़ यूज़ करेंगे, जैसे इफ़ की कंडीशन थी वैसे ही हम यूज़ करेंगे स्विच केस, वो भी यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारी छोटी छोटी मज़ेदार चीज़ें हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का टाइटल रखेंगे हम सी आउट, और मैं यहाँ पे, अच्छा पहले तो ये क्लास 2 के अंदर कर रहा हूँ मैं, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू फोल्डर, और उसका नाम मैं रखूँगा अब कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर बाय फहद। मैं अपना नाम लिखता हूँ, आप अपना नाम लिखो, मुझे साथ साथ फॉलो करो, वहाँ पे अपना नाम लिखो। कैलकुलेटर बाय फहद के अंदर मैं न्यू फाइल करता हूँ कैलकुलेटर बाय फहद .cpp। ये मैंने एक फ़ाइल बना ली इस तरीके से। मैं कंट्रोल V करता हूँ, प्रोग्राम स्ट्रक्चर मैंने कॉपी किया हुआ था वो वापस आ गया यहाँ पे से, क्योंकि मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब से, तो मेरे पास यही कॉपी हुआ हुआ था। अच्छा, अब मैं आगे आता हूँ, पहला काम करते हैं, सी आउट वेलकम टू आवर कैलकुलेटर प्रोग्राम।
और इसके साथ हम यहाँ पे 3 दफ़ा स्टार लगा देते हैं ऐसे करके। ये मेरा टाइटल आ गया। प्रोग्राम के अंदर जब प्रोग्राम ओपन होगा ना तो मेरे पास ऊपर टाइटल आ रहा होगा ऐसे। तो इंटीजर से बनाऊंगा अपने, तो एक होगा n1 और एक होगा n2 और एक होगा मेरा आंसर। अच्छा, इनको मैं इंटीजर नहीं फ्लोट कर दूंगा ताकि डिवीज़न वगैरह सब आराम से हो और पॉइंट में भी नंबर्स को हम ले सकें। तो 3 नंबर हैं n1 n2 एंड द थर्ड वन विल बी आवर आंसर। उसके बाद मैं बनाऊंगा एक वाइल का लूप, वाइल, और इसको मैं कर दूंगा ट्रू, यानी कि ये लूप हमारा चलता रहेगा। अच्छा, लूप को ब्रेक करने का भी सिखाऊंगा तरीका मैं कि एक ख़ास कंडीशन पे आप लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो अभी तो ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक हम कहेंगे नहीं कि अब प्रोग्राम बंद हो जाए। उसके बाद मैं कहूँगा सी आउट एंटर द वैल्यू फॉर लेट्स से नंबर 1, देन मैं कह दूँगा, ठीक है ना। देन इसी को मैं एक लाइन को कॉपी कर दूँगा, देन यही लाइन में दोबारा लिखूँगा एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 2। नंबर 1 नंबर 2 का इनपुट ले लेंगे, दोनों के आगे मैंने एंड लाइन भी लगा दिया। तो अब क्या होगा कि ये हमारा एक इनपुट लेगा और फिर दूसरा इनपुट लेगा। यहाँ मैंने एक एरो कम लगाया है तो ये मेरे पास अब का सही हो गया है। 2 नंबर्स का इनपुट लेगा ये फंक्शन। उसके बाद क्या करेगा ये फंक्शन कि हमसे पूछेगा सी आउट प्रेस ए फॉर एडिशन, प्रेस S for subtraction, press M for multiplication, press D for division। ये कर लेने के बाद हम आ जाएंगे, यानी लिखा हुआ आएगा कि अगर आपने A दबाया तो एडिशन होगी, S दबाया तो सब्ट्रैक्शन होगी, N दबाया तो मल्टीप्लिकेशन होगी, D दबाया तो आपने डिवीज़न होगी, बटन जो भी आपने प्रेस किया। देन हम करेंगे कि अब हम कहते हैं कि एक करैक्टर बनाते हैं। करैक्टर का नाम मैं रख देता हूँ इनपुट, जो मैंने कीबोर्ड से इनपुट दूंगा। सी इन करैक्टर, सॉरी इनपुट, यानी कि हमारा कीबोर्ड इनपुट लेगा। अभी मैं स्विच केस नहीं सिखाया तो मैं इफ़ से ही कराता हूँ। इफ़ इनपुट इक्वल्स टू, ये तरीका होता है मैच करने का, ये भी नहीं बताया था तो मैंने सोचा बता दूँ आपको। और अगर हमारा इनपुट ए आए, कैपिटल ए आए, तो क्या करना, ऐड n1 n2, दोनों को ऐड कर देना और इनका जो आंसर आए उसको आंसर में स्टोर कर देना। अब मैं फंक्शन बनाऊंगा ऐड के नाम से, ठीक है, एक ऐड के नाम से फंक्शन बनाऊंगा जो कि इन दोनों को एज आ आर्गूमेंट लेगा, n1 n2 को, उनको ऐड करेगा और आंसर में उनकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये भी करके दिखाऊंगा। देन मैं करूँगा इफ़, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरी लाइन को, 4 दफ़ा हमने कॉपी करना है, सिंपल 4 दफ़ा मैंने लाइन को कॉपी कर दिया। S M D, चारों मैंने यहाँ पे इनपुट लगा दिए, A S M D, 4 दफ़ा मैंने कॉपी कर दिया A S M D, यानी कि 4 दफ़ा जो भी हमारा यूज़र इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। जब S का बटन प्रेस करे तो SUB इस नाम से फंक्शन चले, M का बटन प्रेस किया जाए तो MUL इस नाम से फंक्शन चले, और जब D का बटन प्रेस किया जाए तो DIV इस नाम से फंक्शन रन करे। अब इन फंक्शंस को मैं ऊपर प्रोटोटाइप भी बनाऊंगा और हाथ ही हाथ में इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटीजर ऐड इंटीजर x इंटीजर y। इस तरीके से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि रिटर्न करेगा x प्लस वाई। अब क्या होगा, समझने वाली बातें आ रही हैं, मुश्किल चीज़ें आ रही हैं कि जो हमारा ऐड के नाम से फंक्शन है वो इन दोनों को एज आ आर्गूमेंट लेगा, n1 और n2 को। उसके बाद इन दोनों आर्गूमेंट्स को यहाँ पे आके प्रोसेस करेगा, एक्स वाई की फॉर्म में उनको ऐड करेगा और वैल्यू को वापसी भेजेगा और वो वैल्यू आके आपकी आंसर में स्टोर हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम इनको 4 दफ़ा बनाएंगे, 4 फंक्शन। तो इस प्रोग्राम में 4 फंक्शन होंगे। दूसरा फंक्शन कहलाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन, जो कि हमारे x और y को माइनस करेगा। तीसरा फंक्शन हमारा कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमारे x और y उसको मल्टीप्लाई करके देगा। और चौथा फंक्शन हमारा होगा डिवीजन, जो कि हमारे x और y को डिवाइड करके देगा आंसर। डिवीजन के अंदर हमारे पास एरर आ रहा है तो डिवीजन को हम कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं पूरा, डिवीजन को हम पूरा डिवाइड लिख देते हैं। तो ये भी एरर रिजॉल्व हो गया है। तो हमने 4 अपने फंक्शन बना लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद हम लिखेंगे अपना आंसर। तो सी आउट, और ये याद रहे ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये वाइल का, यानी ये चीज़ चलती रहेगी बार बार, इसको ब्रेक भी करेंगे हम। सी आउट, हम करेंगे सी आउट
योर आंसर इज़, उसके बाद हम ये लगाएंगे और यहाँ से गैप देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे आंसर, एंड लाइन, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद मज़ीद सी आउट, प्रेस एनी की इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, और इसके बाद लिखेंगे प्रेस क्यू टू क्विट, यानी कि अगर क्विट करना है प्रोग्राम को उसका भी ऑप्शन दे दिया, तो क्यू प्रेस कर देंगे तो प्रोग्राम क्विट हो जाएगा, और अगर बाकी कोई भी की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम आपका चलता रहेगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद कर देंगे एंड लाइन, एंड यहाँ से हम आ जाएंगे वापसी से नीचे। देन हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ पहले तो एक दफ़ा सी इन लेंगे, सी इन हमारे पास करेक्ट जो हमारा इनपुट था, एक दफ़ा दोबारा से हम इनपुट लेंगे, एक दफ़ा दोबारा से सीन करके हम इनपुट लेंगे अपना जो हमने करेक्टर कीबोर्ड से इनपुट लेना है। देन इफ़ इनपुट इक्वल्स टू क्यू, अगर मेरा इनपुट क्यू के बराबर है, देन ब्रेक करने से क्या होगा, जो मेरा फंक्शन चल रहा है वाइल का वो ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और अगर देन हम करेंगे एल्स, बल्कि एल्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ट्रू नहीं होगा तो प्रोग्राम उसके बाद चलता रहेगा। लेट्स सी कि क्या हम ये प्रोग्राम सही बना पाए हैं या नहीं बना पाए। मैंने ये फर्स्ट डायरेक्ट बनाया है, अभी मैं आप लोगों को करवाते ही मेरे दिमाग में आया कि इस तरह का पूरा प्रोग्राम बनाते हैं कैलकुलेटर का, और मैं बना रहा हूँ। तो मैं प्ले करता हूँ, आप देखो वेलकम टू द कैलकुलेटर प्रोग्राम, देखो हम यहाँ एंड ऑफ लाइन ने लगाया, एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 1 3, एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 2 2, प्रेस ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन। मैं कहता हूँ एम, एंटर, तो योर आंसर इज 6, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6। प्रेस एनी की इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस क्यू टू क्वाइट। तो मैं अगर कोई और की प्रेस 3 प्रेस करता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो अगेन से उसने दोबारा से नंबर शुरू कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे कहीं कहीं हमने एंड ऑफ लाइन नहीं लगाया, जैसे यहाँ पे लगाना चाहिए था, तो यहाँ पे एंड ऑफ लाइन लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे और कहाँ नहीं लगाया, इसके बाद आना चाहिए, इसके बाद मैंने यहाँ नहीं लगाया, तो एक एंड ऑफ लाइन यहाँ लगा दिया। इसको सेव करते हैं एंड अब इसको हम रियल अपने एक्सप्लोरर में ओपन करते हैं। तो रिवील इन एक्सप्लोरर ये आ गया है, इसको ओपन करते हैं अब, और ये कह रहा है एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 1, मैं कहता हूँ 9.43, ठीक है ना। एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 2, कुछ मुश्किल बनाते हैं, 8.2, व्हाट डू यू वांट टू डू मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो मैं कहता हूँ ए फॉर एडिशन, तो योर आंसर इज़ 17, यानी आई गेस 9.3 प्लस 8.2 क्या होगा, नहीं इट शुड बी 17 पॉइंट समथिंग। लेट्स सी कि क्या एरर है, ये मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, बताता हूँ मैं आपको, यानी कि 9.3 8.2 17 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन आंसर पॉइंट में नहीं, इसने हमें होल नंबर में दिया है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। लेकिन अगर मैं भी कहता हूँ कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मैं कुछ और प्रेस करूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, तो दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ प्रेस क्यू, तो मैं क्यू लिखता हूँ, एंटर, प्रोग्राम बंद हो गया। तो वी आर सक्सेसफुली मेड आवर स्मॉल मिनी प्रोग्राम। अच्छा, पॉइंट में इसलिए नहीं आया था कि चलो यहाँ तो सब हमने फ्लोट बनाए थे, ये तो हमारे फ्लोट थे सारे के सारे, ये प्रोग्राम आ रहा है, ये सारे फ्लोट थे हमारे, बट ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन को भेजा आगे, वो फंक्शन जहाँ पे गया, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, एंड ऑब्वियसली इंटीजर्स जो हैं वो फिर हमारे पॉइंट में नहीं होंगे, तो इन सारे इंटीजर्स को भी हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इन सारे इंटीजर्स को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा और अब मैं रन करूंगा प्रोग्राम को, और अब मैं कहता हूँ 9.3.2 4.3, और अब मैं इनकी डिवीजन करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आया 0.744, पॉइंट में भी मेरा आंसर आ गया है। सो नाउ आई कैन डेसिमल्स के अंदर भी मैं इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। और तो अब मैं प्रेस एनी की, तो अब अगर मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं कुछ डॉलर भी बना दिया, तो दोबारा से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 2 एडिशन, तो ऐड करके इसने आंसर 4 दे दिया। तो ये मेरा प्रोग्राम अब प्रॉपर्ली रन कर रहा है। कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमारे अब तक के जितनी हमने चीज़ें की हैं उसका हमारा टास्क है, हमने कुछ 10 मिनट के अंदर एक इनिशियल लेवल का प्रोग्राम बना लिया है। बट ये 1980s नहीं है, मतलब अगर 1980s में प्रोग्राम कोई बनाया तो सेंस बनेगी, अभी ऐसा प्रोग्राम तो आप कहीं देखते होंगे, यानी कि हमें बहुत कुछ अभी सीखना है आगे, सही है। अच्छा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये बताने वाला था, स्विच केस। आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसी चीज़ को मैं स्विच केस के ज़रिए भी यूज़ कर सकता हूँ। स्विच केस क्या होता है, जिस सिनेरियो में जैसे हम कर रहे हैं ना ASMD, इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं हर दफ़ा इनपुट, ऐसे सिनेरियो में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इफ़ की जगह एक और कंडीशन इंट्रोड्यूस, हम कहते हैं स्विच। स्विच के बाद हम लिखते हैं अपना उस वेरिएबल का नाम जिसको हमने कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे इनपुट की वैल्यू को कंपेयर करना है, तो हम लिखेंगे इनपुट की वैल्यू को ले
और केस बनाएंगे हम कि अगर केस हमारा हो ए, या आई गेस इस तरह ही आएगा, यस ए, अगर वैल्यू ए हो तो क्या करे, तो करे ये काम। देन केस बी तो क्या काम करे, देन हमने कहा भाई फिर करना ये काम। देन हमारे पास इसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2 दफ़ा, और हमने कहा केस हमारा हो m और केस हमारा हो d, और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा था s। तो यहाँ हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, और डिवीज़न का नाम हमने क्या रखा था यहाँ पे, डिवाइड। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख देंगे डिवाइड। अब अपने प्रोग्राम को हम ज़रा रन करते हैं। तो ये कह रहा है हमारे पास ये रन हो गया है प्रोग्राम, पनिशमेंट डिनाइड, यस रन हो गया है। 3 2 इनको हम ऐड करते हैं, द आंसर इज़ 1.5, इट शुड नॉट बी 1.5। यस, तो एक प्रॉब्लम, यहाँ ब्रेक तो किया ही नहीं। हर स्विच के बाद आपके पास, हर केस के बाद ब्रेक भी आता है इस तरीके से, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ इसका मतलब वो सारे के सारे हमारे जो वो अपने इसके फंक्शंस थे वो काम कर रहे हैं। तो मैं ज़रा इसको ब्रेक कर देते हैं और इसके बाद भी ब्रेक आएगा। तो ये आ गया मेरे पास, एंटर द वैल्यू फॉर नंबर 1। मैं कहता हूँ, अब लिखता हूँ 4 3 एडिशन, द सम इज 7, इट्स वर्किंग फाइन नाउ। तो इस तरीके से आप स्विच केस को यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी एक्सप्लेन करते हुए कि ब्रेक भी लगाना होता है स्विच केस के अंदर। आपके जो भी आपकी हर कंडीशंस के बाद आपने ब्रेक को भी ऐड करना होता है। जैसे मैंने बताया आपको, मैं लाइव ही बनाता जा रहा हूँ आपके सामने डायरेक्ट क्लासेस। सो डेट्स इट फॉर दिस क्लास। और हमने एक पूरा कैलकुलेटर का कंप्लीट फंक्शंस की मदद से और आर्गुमेंट्स भी दिए, पैरामीटर्स भी दिए, स्विच केस भी देखा हमने, और इसके अलावा हमने इससे पहले स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स देखे। अब ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं सेकंड सेक्शन के अंदर, उन सबको रिवाइज़ करें। अब जो थर्ड सेक्शन स्टार्ट होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे, उसमें हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह को देखेंगे डिटेल्स के अंदर। तो अब अगर थर्ड सेक्शन को स्टार्ट करते हैं आगे।